नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम पाकिस्तान की एक और बेइज्जती का विश्लेषण करेंगे। एशिया कप में टीम इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान बॉयकॉट की नौटंकी कर रहा था और आज उसने अपनी टीम को होटल में ही रोक दिया। धमकी दी कि मैच रेफरी को नहीं बदला गया तो वो मैच नहीं खेलेगा। यहां तक कि पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल ने चला भी दी खबर कि पाकिस्तान आज का मैच नहीं खेलेगा, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग मानने से इनकार कर दिया और फिर बेइज्जती कराने के बाद पाकिस्तान की टीम मैच खेलने स्टेडियम पहुंच गई। एक तरफ पाकिस्तान की भगोड़ी टीम है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कायर आतंकी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खौफ में है। इन आतंकियों के डर है कि वो कहीं भी जाकर छुप जाएं, भारत की मिसाइल उन्हें निशाना बनाकर मिट्टी में मिला सकती है। पाकिस्तान में जैश के कमांडर ने कबूल किया है कि भारत के डर से कई आतंकी जैश से अलग हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से दोहराया कि आतंकी कहीं भी छुपे हो, भारत उन्हें ढूंढ निकालेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर एक खास विश्लेषण दिखाएंगे। आज दुनिया के तमाम नेताओं ने फोन करके या वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं दी। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की एक विवादित टिप्पणी के बारे में बताऊंगी जो उन्होंने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। यह याचिका भगवान विष्णु की एक खंडित प्रतिमा के पुनर्निर्माण से जुड़ी थी। इसे खारिज करते हुए सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि जाओ अपने देवता से कहो कि वही कुछ करें। लेकिन आज सबसे पहले हम उस पाकिस्तान का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिसने आज एशिया कप में अपने मैच का तमाशा बनाकर रख दिया। अब तक पाकिस्तान की सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागा करती थी, उसके सैनिक पीठ दिखाकर भागा जाया करते थे, लेकिन आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भी वही काम करने की कोशिश की। आज यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भारी ड्रामा किया। यह कहा कि आईसीसी ने उसकी शिकायत पर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसलिए पाकिस्तान की टीम एशिया कप का बहिष्कार करेगी और यूएई के खिलाफ होने वाले मैच आज जो मैच होना है वो नहीं खेलेगी। यहां तक कि सोचिए कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज ने यह खबर चला भी दी। कहा कि पाकिस्तान तो गुस्से में है, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी नहीं मांगी, हमारे जो सूर्य कुमार यादव है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब तो हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन हुआ क्या? सारा तमाशा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले मैच में भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। असल मुद्दा यह भी नहीं था, यह तो सिर्फ बहाना था। हर हाल में जिस तरह से भारत की टीम ने धूल चटाई थी और जो भद्द पिटी थी, जो पूरे पाकिस्तान में इनका मखौल उड़ा था, जो पूरे पाकिस्तान क्या भारत में विश्व में हर कोई यही कह रहा था कि नाक कटवाने पहुंच गए हैं। आप सोचिए कि यहां तक कि खुद शाहिद अफरीदी जैसा जहर उगलने वाला फॉर्मर खिलाड़ी पाकिस्तान का ये कहने लगा कि इससे अच्छा तो इंडिया बॉयकॉट ही कर देता, कम से कम अपनी नाक बच जाती, अपनी इज्जत बच जाती। लेकिन सवाल ये भी है कि हमारे खिलाड़ी इन पाकिस्तानियों से हाथ क्यों मिलाएं? ये हमारे देश में आतंकवादी भेजते हैं, हमारे लोगों की धर्म के नाम पर हत्या करते हैं, पहलगांव पुलवामा जैसे हमले कराते हैं। इसके बाद इनके पूर्व खिलाड़ी अपने टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर हमारे खिलाड़ियों के साथ गाली गलौज करते हैं। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार अपमान किया जाता है। और इतना सब करके ये चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी इनसे हाथ मिलाएं, खेल भावना से में इनका सम्मान करें और हाथ मिलाकर इन्हें गले लगाएं। अरे भारत के लोग तो चाहते ही नहीं थे कि हम पाकिस्तान की इस टीम के साथ कोई मैच भी खेलें, लेकिन फिर भी फैसला था और उसके बाद भारत इसका हिस्सा बना। इसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने यह तय किया कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे और यह फैसला बिल्कुल सही था। खेल भावना भी उस देश के साथ दिखाई जाती है जिसने नैतिकता, इंसानियत को समझा हो, जो देश का आतंकवाद, जो अपने देश में आतंकवाद का खेल खेलता हो, भारत के खिलाफ साजिश के खेल रचता हो। उस पाकिस्तान के खिलाड़ी आखिर कैसे कह सकते हैं कि भारत के खिलाड़ी खेल भावना में उनके साथ हैंडशेक करें?
आतंकवादियों के हाथों में बंदूक थमाने वाले पाकिस्तान के मुंह से यह शिकायत अच्छी नहीं लगती कि भारत के खिलाड़ी उसके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे। सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये कि पाकिस्तान ने बहिष्कार की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ एक ड्रामा रचा। देखिए, लगभग वक्त था 6:15 6:30 भारतीय समय अनुसार, जब अचानक खबर आई, जियो न्यूज चैनल ने पाकिस्तान में यह खबर चला दी कि भाई पाकिस्तान की टीम तो खेलने नहीं जाएगी, क्योंकि भद पिट वाली थी। पहले से ही कह दिया था कि हम तो बॉयकॉट कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे अगर एंडी पॉयक्रॉफ्ट जो है वो माफी नहीं मांगते हैं रेफरी। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का और पहलगांव के आतंकी हमले में जो पीड़ित परिवार थे उनके नाम ये जीत एक तरह से भेंट कर दी थी। लेकिन हुआ क्या, बहिष्कार की एक कोशिश नहीं थी, सिर्फ एक दिखावा था, एक ड्रामा था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में चर्चा थी और ये भारत में भी चर्चा थी कि आज पाकिस्तान यूएई के साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो एक तमाशा रचना था, क्योंकि इतनी तो हिम्मत है नहीं कि एशिया कप से वो बाहर हो जाए। एक तमाशा किया, अपने मीडिया के साथ मिलकर एक नौटंकी की। नौटंकी इस बात की कि पाकिस्तान के लोग ये देखें कि भारत के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान ने भी एशिया कप से बाहर होने का ऐलान कर दिया। अरे मैच छोड़कर भागना ही था तो भाग जाते, ये तमाशा किस लिए किया और क्या सोच कर किया? क्योंकि इसमें तो ऐसा लगता है कि कुल्हाड़ी पैर पर नहीं जाकर गिरी है, आप ही ने पैर जाकर कुल्हाड़ी पर मार दिया, जिस तरह की अब आलोचना और शर्मनाक स्थिति हो गई है। आखिर में तो आईसीसी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान को यह मैच खेलने के लिए दुबई के स्टेडियम में आना पड़ा और इस मैच के रेफरी कोई और नहीं, एंडी पॉयक्रॉफ्ट को भी हटाया नहीं गया और इससे तो पाकिस्तान की डबल बेइज्जती हो गई। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 70 मिनट में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की टीम ने अपनी ही बहिष्कार की धमकी पर सरेंडर कर दिया। आज शाम को 5 बजे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए रवाना होना था, लेकिन पाकिस्तान की टीम होटल से बाहर ही नहीं आई। पता चला कि वो मैच खेलने से इनकार कर रही है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि इस खबर को देखकर आईसीसी दबाव में आ जाएगा और तुरंत मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी से साफ कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसे बंद कीजिए, तुरंत टीम को मैच खेलने के लिए स्टेडियम भेजिए। फिर क्या हुआ? इसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पूर्व चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी के साथ मुलाकात की और इसी बीच ये खबर आई कि पाकिस्तान की हेकड़ी कुछ ही मिनटों की थी और अब उसे मैच खेलने के लिए स्टेडियम आना होगा। इस तमाशे के कारण यह मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ और यह बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की कोई इज्जत है ही नहीं। ऐसे पाकिस्तान ने यह तमाशा शायद इसलिए भी किया क्योंकि भारत की टीम ने ऐलान किया है कि वो पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी और इसे पाकिस्तान की दोबारा बेइज्जती होना भी तय है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ले जाकर कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहती हूं जिससे आपके सामने तस्वीर साफ होगी। एशिया कप में 2 ग्रुप है, कैसे कैसे ये मैचेस होने हैं तो आइए आपको बताते हैं। एशिया कप में 2 ग्रुप है। एक ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान और दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की इस तरह से टीमिंग है जो अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। अब होगा ये कि आज अगर पाकिस्तान की टीम यूएई की टीम से जीत गई, देखिए आज अगर पाकिस्तान यूएई से जीत जाएगी तो अगर इस मुकाबले में तो जिसका अगला मुकाबला 21 सितंबर को A1 टीम से होगा और A1 पर अभी भारत की ही टीम है और इसीलिए तय है कि आज के बाद पाकिस्तान का अगला मुकाबला भारत से ही होगा और भारत के खिलाड़ी उस दिन भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए आज पाकिस्तान यूएई से जीता तो A2 टीम बन जाएगा और पाकिस्तान अगला मुकाबला A1 टीम जो कि भारत है, तो ये भारत पाकिस्तान का मैच तय माना जा रहा है। ऐसे में होगा क्या? उस दिन भी वही शर्मिंदगी, उस दिन भी वही बेइज्जती, क्योंकि जिस बात पर शिकायत की थी वो फिर से किया जाएगा। भारत के खिलाड़ी बेइज्जत करेंगे और हाथ नहीं मिलाएंगे। पाकिस्तान ने ये पूरा तमाशा किया आज के मैच को छोड़कर भागने की कोशिश के लिए कि किसी तरह से आज के मैच से अगर बच जाए तो फिर इंडिया के साथ भी अगले मैच से बच जाएंगे और उनके लिए एक फेस सेविंग हो जाता। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को शिकायत है कि भारत के खिलाड़ियों ने उनसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, तो आइए जरा उनको भी समझा देते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी भूल गए हैं इनके देश से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में क्या किया था।
पहलगाम को आज भी भारत के लोग नहीं भूले। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम की घाटी में धर्म पूछकर 25 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया और यह आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने ही कराया था। सोचिए कैसे हम इन हमलों को भूल जाएं और कैसे इस पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिला लें। हकीकत तो यह है कि इस पाकिस्तान ने भी क्रिकेट के नाम पर भारत से सिर्फ नफरत ही की है। भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट का भी एक खास धर्म है। ये कहते हैं क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन इन दिस कंट्री। हमारे लोग इतने शौक से देखते हैं, एक धर्म की तरह देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट का भी एक खास धर्म है। वहां के खिलाड़ी भारत के साथ हर मैच को एक धर्म युद्ध बना देते हैं। हम आपको पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक के एक बयान के बारे में बताते हैं जो दिया था उन्होंने साल 2007 में। लेकिन सोच वही है, क्योंकि आप सोच को डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप मानसिकता पर कंट्रोल और डिलीट नहीं लगा सकते हैं। उस समय भारत की टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान की टीम को 5 रनों से हरा दिया था और यह हार पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इतनी चुभी थी कि उन्होंने इसे धर्म से पूरी तरह जोड़ दिया। इस हार के बाद शोएब मलिक ने कहा था कि वो भारत के खिलाफ हुए इस मैच को दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए जीतना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, इसीलिए वो सभी मुसलमानों से माफी मांगते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को भी जब पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत की टीम को हरा दिया था, तो पाकिस्तान की सरकार में उस समय मंत्री रहे शेख रशीद ने यह कहा था कि यह जीत दुनिया के सभी मुसलमानों की है। हमारे देश में क्रिकेट को लोगों का धर्म, जैसा हम आपको बता रहे हैं, कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट को एक विशेष धर्म से जोड़कर देखा जाता है। और आज तक पाकिस्तान भारत के साथ हर मैच धार्मिक भावना के साथ खेलता आया, लेकिन आज वो चाहता है कि भारत खेल भावना का सम्मान करे और उसके खिलाड़ियों से हम हाथ मिलाएं। एक तरफ पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादी धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनुस ने एक टेलीविजन चैनल पर यह कहा था कि जब हिंदुओं के सामने कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नमाज पढ़ता है तो उन्हें गर्व होता है और इनको खेल भावना चाहिए। यह बात सिर्फ वकार यूनुस की नहीं है। कुछ साल पहले जब मोहम्मद रिजवान ने मैदान पर नमाज पढ़ी थी, तब शोएब अख्तर ने कहा था, एक ट्वीट बाकायदा लिखा था कि अल्लाह उस सिर को किसी के आगे झुकने नहीं देता जो उसके सामने झुकता है। और ये सारी बातें हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि भारत को लेकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो मानसिकता है वो सही नहीं है और इसमें बार बार धर्म को लेकर आई है। हमने कभी इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब हमारे देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हम हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम नहीं मिलाएंगे। हम उनके साथ खेल पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से पूरे देश में भावनाएं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ है, लोग पहलगाम के आतंकी हमले को भूले नहीं हैं, भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व कर रहे हैं। इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्या मिसाल। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से नाराज है, लेकिन क्या आपको पता है एंडी पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के पूर्व खिलाड़ी हैं और मौजूदा वक्त में उनकी गिनती दुनिया के सबसे अनुभवी मैच रेफरीज में होती है, जिन्होंने 103 टेस्ट मैच, 248 वनडे, 184 T20 मैचेस में रेफरी वो रहे और पाकिस्तान के साथ इनके विवाद का एक लंबा इतिहास है। जब सईद अजमल का और मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन को लेकर विवाद हुआ था, तब उस मैच में रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही थे। हमें यह भी पता चला है कि पाकिस्तान का मीडिया यह कह रहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने हैंडशेक विवाद के लिए माफी मांग ली है और इसी के बाद पाकिस्तान की टीम आज का मैच खेलने आई है, लेकिन यह झूठ है और इस झूठ का भी पर्दाफाश करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और वहां की मीडिया लगकर मिलकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आईसीसी ने इसे गलत बताया है। पाकिस्तान की मीडिया ने कुछ ही देर पहले यह भी बात चला दी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है, लेकिन जब हमने इस खबर को कंफर्म किया तो आईसीसी ने इससे साफ इनकार किया। यह झूठ है, पूरी तरह से गलत है। सच यह है कि आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी और उन्होंने माफी हैंडशेक के लिए नहीं बल्कि मिसकम्युनिकेशन के लिए मांगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम सरेंडर करके यहां भी झूठ फैला रही है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं बल्कि उसके आतंकवादियों ने भी सरेंडर कर दिया है। वक्त ऐसा था एक जब पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को लगता था कि भारत की सेना और भारत की सरकार कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी।
उस दौर में इन आतंकवादियों ने पाकिस्तान में कई ट्रेनिंग कैंप्स, मरकज बनाए और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमेशा के लिए यह मान लिया कि भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज यही आतंकवादी सहमे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से ये कह रहे हैं कि कई जिहादियों ने अब अपना रास्ता बदल लिया है। जैश ए मोहम्मद के जिस आतंकवादी मसूद इलियास कश्मीरी ने यह कबूल किया था कि 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का परिवार रेजा रेजा कीमा कीमा भी बोला था, इसने हो गया था। अब उसी आतंकवादी के भाषण का पूरा वीडियो हमें मिला है और इसमें यह आतंकवादी ये कबूल कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों में डर है। और डर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और इन आतंकवादियों को लगता है कि ये कहीं भी छिपे होंगे तब भी भारतीय सेना इन्हें ढूंढ निकाल लेगी और इन्हें खत्म कर देगी। कुछ हिस्से उसके भाषण के जो अभी तक आपने नहीं सुने, हम आपको सुनाएंगे। ये आतंकवादी अपने जिहादी भाषण में शब्दशः यह कह रहा है कि कुछ फूलों ने इनकार कर दिया है कि हम खुशबू नहीं देंगे, यानी कुछ आतंकवादियों ने हमसे किनारा कर लिया। और ये इस बात को भी कबूल रहा है कि दिल्ली और मुंबई के आतंकवादी हमलों के पीछे मसूद अजहर का हाथ था। सुनिए, इनकी भाषा आपने सुनी, तरीका सुना, क्योंकि खुलकर तो कह नहीं सकते कि हाँ आतंकवादी हैं हम, आतंकवाद करना है, लोगों को मारना है, भारत के खिलाफ क्या कुछ करना है। तो कुछ फूल हैं जो खुशबू देने से इनकार कर रहे हैं कि खुशबू नहीं देंगे। ये पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की नई डॉक्ट्रिन है, जिसे आप द मोदी डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। डॉक्ट्रिन का अर्थ होता है सिद्धांत या कोई नीति। और आप अगर साल 2014 से अब तक आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की नीति देखेंगे तो इसमें भारत सिर्फ डिफेंस मोड में नजर नहीं आता। इस नई डॉक्ट्रिन में भारत रक्षात्मक होने के साथ आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक है, निडर है, निर्भीक है। और ये जो पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भभकी देता है, उस ब्लफ को भी हमने खत्म कर दिया है। अब भारत आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को जॉर्जिया नहीं भेजता, बल्कि अब हम सीधे ब्रह्मोस भेजकर आतंकवादियों को उनकी सही जगह पहुंचा देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर ने नए भारत का एक न्यू नॉर्मल बनाया है। और इस न्यू नॉर्मल में पाकिस्तान कुछ ऐसा डरा सहमा सा नजर आता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर चलकर दिखाती हूं, क्योंकि एक तरफ जैश का कमांडर ये कबूल कर रहा है कि आतंकवादियों में किस तरह से डर है और कुछ फूल है जो खुशबू देने से इनकार कर रहे हैं। मतलब आप तरीका इनका देखिए, इनके लिए इंसानी जिंदगियों की क्या कीमत है। एक तरफ जैश का कमांडर ये कबूल कर रहा है कि आतंकवादियों में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ये कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो भारत जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकता था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम देशों के पास नेटो जैसा सैन्य संगठन होना चाहिए जिसमें एक मुस्लिम देश पर हमला सभी मुस्लिम देशों पर हमला माना जाए। और इसी के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, ये आप इस वक्त देख रहे हैं, मसूद इलियास कश्मीरी को कुछ फूलों ने इनकार कर दिया है कि हम खुशबू नहीं देंगे। अब हमारे इस चमन के साथ उनका वो रिश्ता नहीं, बल्कि तमाम जमातों को जमा करना, एक हसीन गुलदस्ता कायम करना, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह मिशन मुस्तफ़ा के अंदर, मिशन मुस्तफ़ा के लिए आप सब लोग साथ खड़े होंगे। ये जो फूलों से इन्हें इनकार कर दिया है, खुशबू नहीं देंगे, उसका अर्थ है आतंकवादियों ने इनकार कर दिया है कि वो खून नहीं बहाएंगे, क्योंकि इस वक्त डरे हुए हैं। अब हिना रब्बानी खार को देखिए, मैं सोचती थी कि घास खाकर भी परमाणु बम बनाने की बातें क्या होती है। और अब जो भारत है, जहां हिंदुत्व है, मोदी है, जिसे लगता है कि उसे जब चाहे जहां चाहे हमला करने का अधिकार है अपने आस पड़ोस में, तब समझ आता है कि पहले के लोगों ने रणनीतिक तैयारी क्यों की और पाकिस्तान में जो भी सरकार आई इस धारणा पर कायम रही। और यही एक चीज हमें सुरक्षा दे रही है उस देश के खिलाफ जिसे लगता है कि वो किसी भी वक्त, किसी भी दिन हमला कर सकता है। और शाहिद अफरीदी को देखिए, उससे पहले ख्वाजा आसिफ को देखिए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। मुस्लिम देशों के पास नेटो जैसा सैन्य संगठन होना चाहिए जिसमें एक मुस्लिम देश पर हमला सभी मुस्लिम देशों पर हमला माना जाए। ओआईसी देश वैसे ही सोच रहे हैं नेटो जैसा एक संगठन बनाने की। और अब ये मतलब टॉक्सिक टू द लेवल टॉक्सिक जिन्हें आजकल कहा जाता है, शाहिद अफरीदी ये कह रहा है, क्या एक इजराइल काफी नहीं है कि आप दूसरा इजराइल बनाना चाहते हैं? भारत की मौजूदा सरकार धर्म के नाम पर सियासत करती है। अफरीदी साहब, मोदी का माइंडसेट आपको कैसे अच्छा लग सकता है? पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। और यहां आज आप इसे द मोदी डॉक्ट्रिन को भी देख सकते हैं। भारत घर में घुसकर
नहीं मार सकता, यह पाकिस्तान का भ्रम था। जूम इन करके एक बार दिखा दीजिए। यह पाकिस्तान का भ्रम था कि कभी भी भारत घर में घुसकर नहीं मार सकता है, और यह भ्रम काफी लंबे वक्त तक चला उनका। लेकिन द मोदी डॉक्ट्रिन ने क्या बदला, अब इस हिस्से में आइए और यहां पर देखिए कि न्यू मोदी डॉक्ट्रिन जो है वो ये है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकी मारे हैं, और अब तो वहां के आतंकी बिलबिलाए हुए रोते हुए नजर भी आ रहे हैं। भारत ज्यादा से ज्यादा डोजियर देगा, ये पाकिस्तान का भ्रम था, क्योंकि पहले यही काम होता रहा है। अब डोजियर नहीं, ब्रह्मोस भेजता है भारत। तो ये है न्यू मोदी डॉक्ट्रिन। भारत परमाणु हमले की गीदड़ भभकी से डरेगा, क्योंकि खुलकर एकमात्र ऐसा देश जो न्यूक्लियर धमकी देता है वो पाकिस्तान है, और भारत परमाणु हमले की गीदड़ भभकी का डर अब नहीं रखता। अगर उसको आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना है तो लेता है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के झूठ को दुनिया सच मानेगी, यह भी उसका भ्रम था, लेकिन दुनिया में आतंकवाद पर पाकिस्तान की घेरेबंदी होने लगी है। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, और इस मौके पर उन्हें इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिल सकता था। पूरा का पूरा पाकिस्तान उसके आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खौफ में है, और आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें फिर से ललकारा है। मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया भारत परमाणु हमले की धमकियों से नहीं डरता। उन्होंने यह भी कहा कि कल ही जैश के एक आतंकवादी ने रो रो कर अपना हाल बताया। सुनिए। कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। नॉर्मल कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि अब पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों पर भारतीय सेना की कार्रवाई लोगों के लिए असामान्य नहीं है। अब भारत के 145 करोड़ लोगों को यह भरोसा हो गया है कि अगर पाकिस्तान ने भारत में कोई आतंकवादी हमला किया तो इसे उसका करारा जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप साल 2014 से पहले की घटनाओं को देखेंगे तो उस वक्त इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स भारत के लोगों के लिए सामान्य नहीं थी। साल 2001 में जब भारत की संसद पर हमला हुआ, तब भारत ने तय किया था कि हम पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे, और उस वक्त हमने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। 1971 के युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब भारत सीमा पर सबसे ज्यादा सैनिकों को तैनात करने वाला था। लेकिन उस वक्त हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को मानते थे। इसके तहत सेना की स्ट्राइक कॉर्प्स को पूर्वी और मध्य भारत के इलाकों से सीमा की तरफ भेजा जाता था। लेकिन इस डॉक्ट्रिन में सेना के जवानों की तैनाती इतनी धीमी होती थी कि पाकिस्तान को मौका मिल जाता था वो हमारे हमले से पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दखल देने की मांग करके भारत को जवाबी कार्रवाई करने से रोक देता था, और 2001 में भी यही हुआ था। इसी तरह साल 2008 के 26/11 मुंबई हमले में जब 166 लोग मारे गए और हमने पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया, तब भी पाकिस्तान को हमने कोई जवाब नहीं दिया, और लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आएंगे, हमला करेंगे, भारत सिर्फ डॉजियर सौंपता जाएगा। इस धारणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कब तोड़ा? साल 2016 में, जब सेना ने उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की। और आज तो पाकिस्तान के आतंकवादियों के मन में यह डर बैठ गया है कि उन्होंने कुछ भी किया तो यहां से भारत उससे भी बड़ा जवाब देगा। सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया है। और ये जो शाहिद अफरीदी को मोदी के माइंडसेट से तकलीफ हो रही है, उसकी वजह तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद ही बता दी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब तक दुनिया इजराइल के बारे में सुनती थी, लेकिन अब दुनिया यह देख रही है कि भारतीय सेना भी किसी से कम नहीं। सुनिए। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आज भी शायद पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों और उसके आतंक परस्त नेताओं और खिलाड़ियों को सोने नहीं देता होगा, लेकिन दुनिया ने पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, उनके नेतृत्व क्षमता और उनके दूरदर्शी फैसलों का लोहा माना है। दुनिया ने पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, उनके नेतृत्व क्षमता और उनके दूरदर्शी फैसलों का लोहा माना है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, तब हम इस बात का एक विश्लेषण करना चाहते हैं कि भारत के पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री होने का आखिर मतलब क्या है। प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब किसी व्यक्ति या संस्था की 75वीं सालगिरह होती है तो इसे प्लैटिनम जुबली कहा जाता है, और ये प्लैटिनम जुबली सिल्वर, गोल्ड और डायमंड जुबली के बाद आती है। और इसीलिए आज हम प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के मौके पर यह शब्द आपको दे रहे हैं, जो है प्लैटिनम प्राइम मिनिस्टर। प्लैटिनम धातु बहुत कीमती और दुर्लभ मानी जाती है। आप कह सकते हैं कि अब तक की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल, उनकी योजनाएं, उनका तरीका और खास तौर पर उनके सख्त फैसले लेने का जो तरीका है वो प्लैटिनम जैसा है। मैं आपको इसे बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़ों के जरिए समझाना चाहती हूं, क्योंकि कुछ फैसले जो बड़े रहे। अब देखिए, पूरा जो पीएम का सफर है उसको भी अगर आप देखते हैं, या फिर आप पिछले 13 साल एज सीएम गुजरात और उसके बाद 11 साल एज पीएम इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी पिछले 24 सालों से सत्ता में है। जब वो साल 2001 से 2014 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात की अर्थव्यवस्था 594% बढ़ी थी। और जब वो, पहले यहां वाला देख लीजिए, क्योंकि आप 2001-2002 में देखिए जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, और वहां से अगर आप देखते हैं 2014-15 में कितने का इजाफा है, 594%, 594, इसको जूम इन कीजिए जरा, 594% का इजाफा है। यह है गुजरात की अर्थव्यवस्था में जो इजाफा हुआ है। अब देखिए, ऐसे में, और आपको सोर्स भी बता देते हैं, गुजरात स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट, जिसके आधार पर हमने ये डेटा इकट्ठा किया है। 1,23,573 करोड़ से सीधा पहुंचा जब उन्होंने छोड़ा 8,58,189। अब आप भारत की जीडीपी पर आइए, क्योंकि साल 2014 में जब सरकार मिली, उनकी सरकार बनी, तब अगर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर सोर्स है, जिसमें 1.86 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी। वो अब देखिए कहां पर पहुंच गई है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2025 में, यानी 131% का ये इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2014 से लेकर अब तक अगर आप अर्थव्यवस्था में देखें तो आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। और आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि भारत को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में आजादी के बाद 67 साल लगे। 2007, 2014, 2019, 2025, 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम 2014 में जाकर बने थे। तो लगभग 67 साल लग गए आजादी के।
लेकिन 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यानी 2 ट्रिलियन डॉलर का और इजाफा इन 11 सालों में हुआ है। तो एक बार फिर से इसे समझ लीजिए, 2007 तक हम 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने आजादी के बाद, 67 साल बाद आजादी के हम 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर की बने, लेकिन 2019 में आते आते 5 साल बाद हम 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए और उसके बाद 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी बन गए। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनका विजन है, जिसने आज तक उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाकर रखा है। सितंबर 2016 में प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 81% थी सितंबर 2016 में। उसके बाद देखिए उसमें गिरावट आई जून 2020 में 63%। ये मॉर्निंग कंसल्ट का डेटा है जो उसके बाद आया। फिर जून 2021 में 66% पर उनकी रेटिंग गई। अप्रूवल रेटिंग फिर 76% पर पहुंची सितंबर 2023 में, और सितंबर 2025 में मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक उनकी रेटिंग जो है वो 71% पर पहुंच गई है। दूसरे देशों के नेताओं से तुलना करेंगे तब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर है। 71% हमने आपको दिखाया, 71%। इसको जूम इन कीजिए ताकि उनको सबके चेहरे ठीक से दिखे। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरे नंबर पर है विश्व में, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का ये वाला नंबर देखिए, ली जे म्यूंग का राष्ट्रपति हैं वो 59% है। एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो तीसरे नंबर पर है 55% अप्रूवल रेटिंग के साथ, और उसके बाद 53% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मार्क कार्नी जो कि प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, और जेवियर मिले जो कि राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के, वो 52% के साथ हैं। तो टॉप 5 ग्लोबल लीडर्स में आपने देख लिया। दूसरे देशों के नेताओं में आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने आगे हैं। दूसरे और पहले नंबर में कुल 12% का मार्जिन है, 12% के मार्जिन के साथ, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो 1%, 2%, 4% का मार्जिन है, सब आसपास है। लेकिन पहले और दूसरे के बीच में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर से 12% आगे हैं अप्रूवल रेटिंग्स में। इसके अलावा दुनिया के प्रमुख देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की क्या उम्र है वो भी आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर चर्चा हो रही है इस मुद्दे की, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। दुनिया के ताकतवर नेताओं की जो उम्र है उसमें 80 साल के हैं ब्राजील के लुला डी सिल्वा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 79 साल के, 75 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 73 के व्लादिमीर पुतिन, 72 के शी जिनपिंग, 70 के फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के हैं, शिगेरू इशिबा जापान के वो 69 साल के हैं, कियर स्टारमर ब्रिटेन के 63 साल के हैं, जॉर्जिया मेलोनी 49 साल की हैं, और 48 साल के इमैनुअल मैक्रोन है। थोड़ा सा जूम इन करके अगर एक तरफ से आप दिखाएंगे क्योंकि डेटा बहुत टाइट लिखा हुआ है। चलिए, नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है, और जीतकर सबसे ज्यादा दिन कौन रहा है पीएम, तो वो तीसरे नंबर पर देश में आ गए हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस हिस्से में आके जूम इन करेंगे तो आप दिखा पाएंगे। इस हिस्से में आइए और थोड़ा सा पास आइए। 6130 दिन जवाहरलाल नेहरू, 5834 दिन इंदिरा गांधी, 4132 दिन नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह 3665 दिन, 2272 दिन अटल बिहारी वाजपेयी, 1858 दिन राजीव गांधी, 1791 दिन पीवी नरसिम्हा राव। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री बने, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुमार हो चुका है। और इसी के साथ तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ये है कि उन्होंने सिर्फ गरीबी को देखा नहीं बल्कि इस गरीबी को जिया भी है। प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं। उन्होंने बचपन में चाय भी बेची। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वो सब कुछ त्याग कर भारत भ्रमण पर निकले। ये बात वर्ष 1967 की है, जब वो हिमालय के जंगलों में अपने जीवन का मकसद ढूंढ रहे थे, और इसके बाद वो पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम भी पहुंचे और यहां काफी समय भी उन्होंने बिताया। उनका राजनीतिक जीवन आरएसएस में बतौर एक स्वयं सेवक के रूप में शुरू हुआ, और इसके बाद वो आरएसएस में विभाग प्रचारक बने, फिर संभाग प्रचारक बने, और संभाग प्रचारक बनने के बाद इस दौरान उन्होंने इतना शानदार काम किया कि उन्हें गुजरात बीजेपी में संगठन सचिव बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को पंचायत चुनाव में जिताया,
और वो 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा और फिर 1989 और 90 में निकाली गई रथ यात्रा का भी हिस्सा बने। और इसके बाद वो बीजेपी में अलग अलग पदों पर काम करते रहे। कभी हिमाचल प्रदेश में वो पार्टी दफ्तर में काम करते रहे, कभी दिल्ली में पार्टी दफ्तर में काम करते रहे। साल 2001 में उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2014 तक वो इस पद पर रहे और इस दौरान उन्होंने 4 बार चुनाव जीता। अपने प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल में वो लोकसभा के 2 चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत चुके हैं। तीसरा चुनाव उन्होंने गठबंधन के साथ जीता है। यानी मोदी अनुभव के मामले में दुनिया के लगभग सभी बड़े नेताओं से वरिष्ठ हैं और सबसे बड़ी बात, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये बात प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं में दिखाई देती है। कोविड के दौरान जब आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को समझा कि इस देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत है। आज भी देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिलता है और इसके पीछे वजह यही है कि आम लोग हैं वो राशन को लेकर आश्वस्त रहें। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार और उनके आलोचक घेरते हैं कि आखिर आज भी इतने करोड़ लोगों को 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी समझा कि कैसे अस्पताल का खर्च एक पूरे परिवार को गरीबी की तरफ धकेलता है। इसके बाद वो आयुष्मान कार्ड योजना लेकर आए। आज 42 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। 9 करोड़ 40 लाख लोगों को मुफ्त इलाज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मिल चुका है। इसी तरह पहले भारत का आम आदमी बैंक की सूरत नहीं देख पाता था और सरकारें भी ऐसा मानती थी कि आम आदमी का बैंकों में खाता खुलवाने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इस सरकार की मानी जा सकती है तो वो है जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे डीबीटी भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जन धन योजना लेकर आए, जिसके तहत अलग अलग बैंकों में 56 करोड़ जन धन खाते खुले, जिनमें आज 2,60,000 करोड़ रुपए जमा हैं और ये लिस्ट बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 11 सालों के कार्यकाल में ऐसी कई योजनाएं लेकर आए जिनसे 12 करोड़ शौचालय बने, 15 करोड़ 70 लाख लोगों को नल से पानी मिला, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला, मुफ्त सिलेंडर मिला, 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलनी शुरू हुई, 4 करोड़ 90 लाख लोगों का पक्का घर बना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया जैसे कई अभियान चले जिनमें समाज को भी एक दिशा मिली। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपना सारा ध्यान सिर्फ आर्थिक मदद देने पर ही लगा दिया। 2014-15 में भारत में 760 यूनिवर्सिटीज थी, जिनकी संख्या अब 1,334 हो गई है। 2014 में 38,498 कॉलेजेस थे, अब 51,959 हो गए हैं। पहले 16 IITs थी, अब 23 हो गई हैं। पहले 13 IIMs थे, अब 21 हो गए हैं। पहले 7 एम्स थे, जिनकी संख्या अब बढ़ गई है और 20 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी योजनाओं को इस तरह से लागू किया जिससे भारत के लोगों की क्षमता पूरी दुनिया देख पाए। 2014-15 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 81 थी, जो अब 39 हो गई है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 71 थी, जो अब 40 हो गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 142 पर थे, अब 63 पर आ गए हैं। हमारे आंकड़े नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये तस्वीरें हैं, ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अपने विजन को लेकर स्पष्ट रहते हैं। उनके स्लोगन ऐसे होते हैं कि पूरे देश में इनकी चर्चा होती है। चाहे बात सौगंध मुझे इस मिट्टी की या खुद को प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक बताने की, प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया है कि वो जानते हैं कि जनता से कैसे जुड़ा जा सकता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं टूटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम तो ये मंत्र लेकर के आए हैं, सबका साथ सबका विकास। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। वे तो नामदार है, कामदार की परवाह वो कभी कर ही नहीं सकते। नया भारत जब ठान लेता है
तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए, सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। वे कहते हैं कि आओ मिलकर के मोदी को खत्म करो, मैं कहता हूं आओ मिलकर गरीबी का मुकाबला करें, देश को गरीबी से मुक्त करें। कहते हैं किसी भी अच्छे नेता की पहचान संकट की घड़ी में होती है, और आप प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 11 सालों के कार्यकाल को देखेंगे तो इसमें कोविड के दौरान पूरा भारत कई महीनों तक लॉकडाउन में रहा, जो सबसे मुश्किल काम था। कोविड के अलावा भारत ने अर्थव्यवस्था, महंगाई के मोर्चे पर भी पूरी दुनिया में सबसे शानदार काम किया। आज जब दुनिया के अमीर और विकसित देशों में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, महंगाई बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी मजबूत छवि पेश की, और अब भारत ना तो टैरिफ के दबाव में झुकता है और ना ही हम चाइना जैसे देशों के अमेरिकी विरोधी काउंटर ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं। आज दुनिया के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हैं और पक्का दोस्ती की बात करते हैं और वीडियो बनाकर उनको बर्थडे विश करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की नई कूटनीति है, जिसे भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिली है। आप खुद देखिए कि आज दुनिया के लगभग हर बड़े नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके उनके काम को अद्भुत बताया। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. It is a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. अब अगली खबर का रुख करते हैं। खजुराहो में भगवान विष्णु जी की एक खंडित प्रतिमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई थी। कल इस याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया, लेकिन इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की, जिसको लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर आज विवाद खड़ा कर रहे हैं। हम आपको खजुराहो के जावरी मंदिर में 7 फीट की उस प्रतिमा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी के पुनर्निर्माण के लिए याचिका दी गई थी। भगवान विष्णु की इस प्रतिमा का सिर खंडित है और याचिकाकर्ता चाहते थे कि इसको ठीक किया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच से आग्रह किया था कि वो इस प्रतिमा के पुनर्निर्माण के लिए कुछ करें। दोनों जजेस ने इस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि बात भी सही है, ये पूरा क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। ऐसे में कोई भी जगह जो एएसआई के संरक्षण में है
उसको लेकर कोई भी तरीका नहीं बदल सकता, कोई भी कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं सुना सकता, ना आदेश निर्देश दे सकता है। बात अगर सिर्फ याचिका खारिज तक सीमित रहती तो शायद ये बवाल भी नहीं होता, लेकिन यहां असली विवाद की शुरुआत ऐसे हुई। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि अब तुम जाओ और खुद भगवान से कहो कि वो ही कुछ करे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो, तो जाओ और अब प्रार्थना करो। इसके आगे उन्होंने बताया कि उनकी क्या बंदिशें हैं, क्या मुश्किलें हैं जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन उन्होंने भगवान को लेकर कही, इसको लेकर बवाल शुरू हुआ। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने हिंदू धर्म को मानने वाले याचिकाकर्ता की एक तरह से उन्होंने चुटकी लेते हुए ये टिप्पणी की, लेकिन इस टिप्पणी से कई जगहों पर पूरे देश में हंगामा है। सोशल मीडिया यूजर्स मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान बता रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे में किसी भी याचिका को स्वीकार या खारिज कर सकता है, लेकिन याचिका को खारिज करते समय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों को लेकर अब यह विवाद खड़ा किया जा रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई इसी तरह की टिप्पणियां अन्य किसी भी धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या कोई भी अन्य धर्म है, उनके आराध्यों के लिए कर सकते हैं। सीजेआई बी.आर. गवई द्वारा भगवान विष्णु के लिए दिए गए इस विवादित बयान पर कई वकीलों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को इस मामले में एक ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देने और उसे वापस लेने की अपील की है। हमारे आराध्य प्रभु विष्णु को लेकर उपहासजनक और आपत्तिजनक कुछ टिप्पणियां की गई, जिसको लेकर हमारे देश का हर सनातनी और वह हर व्यक्ति जो देश के संविधान में विश्वास रखता है आहत है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी को भी अपना लेटर लिखेंगे, राष्ट्रपति जी को भी लिखेंगे और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनको भी लिखेंगे, विपक्ष के नेता हैं उनको भी कहेंगे। खजुराहो मंदिर जो किसी भी तरह का झगड़ा नहीं है, वहाँ हमारे मंदिर हैं और सिर्फ एक गाइडलाइन देनी है, लेकिन ना ही तो कोर्ट उसके ऊपर कोई गाइडलाइन दे रहा है, ना ही सरकार कोई उसके ऊपर गाइडलाइन दे रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों का 5 दिनों के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से एक और एनकाउंटर की खबर आई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के लिए दोनों शूटर्स का एनकाउंटर गाजियाबाद में किया गया। एनकाउंटर में मारे गए शार्प शूटर्स रविंद्र और अरुण हरियाणा के रोहतक और सोनीपत के रहने वाले थे। इन दोनों शूटर्स पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। यूपी एसटीएफ को इन दोनों बदमाशों के बारे में खबर मिली थी कि ये दोनों गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में छिपे हुए हैं। खबर मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की टीमों ने घेराबंदी की। खुद को फंसा हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर इसके बाद पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाश मारे गए। 5 दिन पहले 12 सितंबर को इन दोनों शूटर्स ने दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर 2 राउंड फायर किया था। इस फायरिंग के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग की ओर से हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। तब एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि यह फायरिंग संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर की गई टिप्पणी की वजह से की गई है और ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आपको बता दें कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की टिप्पणियों को लेकर उन्हें काफी कुछ कहा था, जिसके बाद खुशबू पाटनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। सावधानी बहुत जरूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हो या हद।